हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम A16 बोरोइंग कॉस्ट का रिवीजन करेंगे। इसमें प्रॉपर सारे कंटेंट एडेड है। लेट्स गो स्टार्टेड। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और CA इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मान लीजिए एक बिजनेस फर्म है जिसे अपने ऑफिस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना है। अब इसके कंस्ट्रक्शन के लिए इन्होंने खुद का पैसा भी लगाया और फिर बाकी के लिए इन्होंने बोरिंग्स यानी लोन लिया है। अब क्या हुआ, इस लोन पे जो कॉस्ट आई, इस लोन को लेने में जो भी इंटरेस्ट जाएगा और जो अदर कॉस्ट है उसको हम बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड करेंगे या नहीं, या हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे P&L में। ये बताता है हमें AS16। सबसे पहले जानते हैं बोरोइंग कॉस्ट क्या है। बोरोइंग कॉस्ट, अब जब आप किसी से पैसे उधार लेते हो तो उसके अलावा, उन पैसों के अलावा आपको कुछ और इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा, और उसको लेने के लिए कुछ अदर कॉस्ट भी आती है। तो ये हमारी हो जाती है बोरोइंग कॉस्ट। अब AS16 उस बोरोइंग कॉस्ट को लेता है विच आर डायरेक्टली रिलेटेड फॉर एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट्स। की पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, उन्हें पेपर में लिख के ज़रूर आना है, ठीक है। अगर वो क्वालिफाइंग एसेट्स है तब तो लेंगे। ट्रीटमेंट एज पर A16 क्या है, बोरोइंग कॉस्ट रिलेटेड टू क्वालिफाइंग एसेट हम कैपिटलाइज करेंगे, और अदर देन क्वालिफाइंग एसेट उन्हें हम एक्सपेंस मानेंगे और P&L में हम ले जाके डेबिट कर देंगे, P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये सिंपल सा ट्रीटमेंट AS16 हमें बताता है। अब क्वालिफाइंग एसेट्स हम जान लेते हैं। क्वालिफाइंग एसेट्स, ये एसेट टेंजिबल भी हो सकती है, इंटेंजिबल भी हो सकती है, जो बनने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 12 मंथ्स से ज़्यादा, या कहीं कभी कभी देखा जाता है उससे कम भी ले सकती है। मतलब ये है कि एसेट को कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लगना चाहिए, उसके कंस्ट्रक्शन में, उसको पूरा बनाने में, उसको यूज़ इंटेंडेड टू यूज़ और सेल। अब क्लासिफिकेशन में देख लेते हैं। जैसे PPE है, हाँ ये क्वालिफाइंग एसेट है। इंटेंजिबल एसेट्स भी क्वालिफाइंग एसेट है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ भी हैं। अगर कोई इन्वेस्टमेंट मतलब प्रॉपर्टी बिल्ड की गई है फॉर इनकम जनरेट करने के लिए, तो इसको भी हम क्वालिफाइंग एसेट मानेंगे। इन्वेंट्रीज कंडीशन होती है। फाइनेंशियल एसेट्स ये हमारी क्वालिफाइंग एसेट्स नहीं होती है। जैसे कि आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे तो रेडीमेड एसेट्स होती है, तो हम इन्हें क्वालिफाइंग एसेट नहीं मानते। और इन्वेंट्री प्रोड्यूस इन अ शॉर्ट टाइम, अगर शॉर्ट टाइम के लिए किया गया है तो वो भी क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। अब एग्जांपल्स ले लेते हैं क्वालिफाइंग एसेट के। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। ये सब आते हैं। अब एक एग्जांपल बढ़िया सा ले लेते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है डेवलपिंग अ कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम ओवर 18 मंथ्स, ठीक है, फॉर इट्स इंटरनल यूज़। अब ये इंटेंजिबल क्वालिफाइंग एसेट्स है, तो इसकी बोरोइंग कॉस्ट को हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यही हमने क्या किया, रेडीमेड MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर खरीद लिया, ठीक है, अब ये रेडी टू यूज़ है तो ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं आती। अब एग्जाम्पल ऑफ बोरिंग कॉस्ट देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स, जैसे लोन और डिबेंचर पे इंटरेस्ट दिया गया है तो वो भी इसमें आ जाता है। अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट और प्रीमियम ऑन बोरोइंग्स, ये इसमें आएगा। फाइनेंशियल चार्जेस और एक्सचेंज डिफरेंस रिलेटेड टू फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स, ये सारे एग्जाम्पल्स है। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, मान लीजिए 10 लाख के डिबेंचर हमने 9,50,000 पे इशू कर दिए। अब ये 50,000 को कहीं तो शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ओवर 5 ईयर्स हम 10,000 करके शिफ्ट कर देंगे। अगर क्वालिफाइंग एसेट पे है तभी कैपिटलाइज करना, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है। अब प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन देख लेते हैं। 10 लाख पे इशू किया और 10,50,000 पे हमने क्या कहते हैं रिडीम करवाया, तो 50,000 को ये हमें एज अ बोरिंग कॉस्ट मान के हमें आगे 5 ईयर्स में इसको क्या करना है, अमोर्टाइज करना है। अब इक्विटी हमारी कोई बोरिंग्स नहीं होती, क्योंकि हमें लास्ट में इनको पूरा पैसा वापस नहीं करना पड़ता है जो भी इन्होंने दिया होता है, ठीक है। तो ये ओनर्स फंड है, इसको लायबिलिटी और डेब्ट की तरह हम ट्रीट नहीं करते। और ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर के लिए भी है। अगर फिक्स डिविडेंड और रिडेम्पशन टर्म्स हैं तो ये लायबिलिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा, और अगर क्वालिफाइंग एसेट पे है तो हम इसे कैपिटलाइज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और इरिडेमेबल मतलब जिनका पेमेंट नहीं करना है तो वो इक्विटी की तरह एज ट्रीट किए जाते हैं। अब बोरोइंग कॉस्ट अप्लाइज ओनली फंड बोरोड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, जैसे लोन हो गया, डिबेंचर हो गया, बॉन्ड्स हो गया, अदर इंटरेस्ट बेरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। और प्रेफरेंस शेयर ओनली क्लासिफाइड एज अ लायबिलिटी, ठीक है। अब ये एंक्सिलरी कॉस्ट रिलेटेड टू बोरिंग्स करके एक है, उसको भी हम देख लेते हैं। इसमें क्या आता है, ये बहुत सिंपल है। लोन प्रोसेसिंग फ़ीस हो गया, लीगल फ़ीस हो गया, अरेंजमेंट फ़ीस हो गई, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस हो गए और गारंटी चार्जेस हो गए, ये सारे इंक्लूड्स होते हैं।
अब बहुत ही ज़रूरी बात, कमेंसमेंट कब करना है, बोरोइंग कॉस्ट को बिगिन कब करना है, जब एक्सपेंडिचर हमारी बिल्डिंग पे इंकर्ड हो गया हो, बोरोइंग कॉस्ट भी लगना चालू हो गई हो, थोड़ी बहुत माइनर एक्टिविटीज़ करना भी चालू हो गई हो, तब हम क्या करेंगे, बोरोइंग कॉस्ट को लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब ऐड करना, कैपिटलाइजेशन करना शुरू कर देंगे। अब सस्पेंशन की बात आती है, अगर देखो सस्पेंशन नॉर्मल है, ठीक है, मतलब कि बिल्डिंग अगर बनाई है तो उसको केयरिंग करनी पड़ेगी, उसको ड्राइंग के लिए रखना पड़ेगा, तो वो नॉर्मल है और पार्ट ऑफ प्रोसेस है, तो हम इसे सस्पेंशन नहीं रोकेंगे नहीं कैपिटलाइजेशन को। और अगर इस लेबर स्ट्राइक हो गया हो, ये हमारा पार्ट ऑफ प्रोसेस नहीं है बिल्डिंग को बनाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे सस्पेंशन मतलब कैपिटलाइजेशन को रोकेंगे। ठीक है, पॉज लेंगे। अब ससेशन क्या है, मतलब जब स्टॉप कब करना है कैपिटलाइजेशन को, मतलब उस बोरिंग कॉस्ट को बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड करना कब बंद करना है, जब वो रेडी हो जाए। ठीक है, अगर माइनर डेकोरेशन के वर्क भी बाकी है तो भी हम उसको रोक सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं कैपिटलाइजेशन को। ठीक है, डिस्क्लोज़र में हमें ये बताना पड़ेगा कि अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड, मतलब आपने कौन सी अडॉप्ट की है पॉलिसी। ठीक है, और कैपिटलाइज्ड अमाउंट क्या है, रेट वगैरह ये सब बताया जाता है। अब एक्सचेंज डिफरेंस, मान लीजिए ये बिजनेसमैन है, इन्होंने फॉरेन बैंक से $10,000 5% पे लिया, तब एक्सचेंज रेट था 45 रुपी, ठीक है, पर डॉलर, और फिर अब हो गया है, मतलब करंट ईयर में हो गया 48 रेट हो गया है। अब क्या करें, अगर यही ये इंडियन बैंक से $10,000 लेते तो इनको मिल रहा था किस रेट से, 11 रेट से प्रॉफिट मिल रहा था, तभी फॉरेन बैंक से लिया इन्होंने। ठीक है, अब सबसे पहले हम निकालेंगे ये हमें फ़ॉरेन बैंक को इंटरेस्ट कितना देना है, फिर उसके बाद निकालेंगे अगर यही इंटरेस्ट हमने इंडियन बैंक से लिया होता तो कितना होता। एक्सचेंज डिफरेंस, लोअर ऑफ मतलब डिफरेंस इन लोकल और फॉरेन इंटरेस्ट में वो निकाल लिया, और इंक्रीज इन प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब कि पहले अगर 45 के रेट से मैं $10,000 देता तब, और अब 48 हो गया ना, तो उसका डिफरेंस निकालना है। सो ये जो फॉरेन बोरेंगे हम ये मान के चल रहे हैं कि क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए ही है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो इंटरेस्ट हम दे रहे हैं वो तो हम कैपिटलाइज करेंगे ही करेंगे, जो एक्सचेंज डिफरेंस है, लोअर ऑफ एक्चुअल लॉस और डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इन दोनों में से जो भी कम होगा, तो यहाँ पे 25,500 कम था तो हमने ये लिया है 3,000 और 25,500, तो अब इन दोनों को ऐड करके हम कैपिटलाइज करेंगे। अब जो हमारा एक्चुअल डिफरेंस बच रहा था प्रिंसिपल अमाउंट में 30,000, उसमें से एज़ पर AS 16 द्वारा हमने तो 25,500 तो कैपिटलाइज कर दिया। अब जो बाकी बचा AS 11 से हम 4,500 उससे ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। और अगर कोई एक्सचेंज गेन हो रहा है तो प्लीज़ उसे कैपिटलाइज मत करना, उसको PNL में ट्रांसफ़र करना। अब टाइप्स ऑफ बोरिंग, स्पेसिफिक बोरिंग और जनरल बोरिंग। स्पेसिफिक बोरिंग की बात कर लेते हैं, जो स्पेशली हमने एक्वायर की है या एक्वायर की है कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर क्वालिफाइंग एसेट, तो हम इसे स्पेसिफिक बोरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, मतलब जो एक्चुअल इंटरेस्ट आ रहा है स्पेसिफिक लोन पे वो, और अगर उस स्पेसिफिक लोन से हमने इन्वेस्ट करके कोई टेम्परेरी इनकम कमाई है उसको माइनस करते हैं ना, बस इतना है। अब एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए एक कंपनी है 10 लाख बोरो किया एट द रेट 10%, ठीक है, अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया, अब इन्होंने क्या किया, 2 लाख इन्होंने इन्वेस्ट कर दिए और इंटरेस्ट कमाया उन्होंने 4,000 इंटरेस्ट कमाया। अब इस स्पेसिफिक बोरिंग पे बोरिंग कॉस्ट कैसे निकालनी है, सो इंटरेस्ट हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले। 10 लाख का 10% 1 लाख आ जाएगा, और जो कोई टेम्परेरी इनकम हुई थी हमें जनरेट 4,000 की, उसे हम माइनस कर देंगे तो 96,000 हमारा आ जाएगा अमाउंट टू बी कैपिटलाइज। ठीक है, अब जनरल बोरिंग्स क्या होती हैं, जो कि पर्टिकुलरली क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए नहीं ली जाती हैं, ठीक है, पर हाँ इसका कुछ पोर्शन हम क्वालिफाइंग एसेट्स में भी एज ए यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्ट का पोर्शन, ओनली द पोर्शन ऑफ इंटरेस्ट रिलेटेड टू क्वालिफाइंग एसेट इज बी कैपिटलाइज। ठीक है, जो भी क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए हमने यूज़ किया उतना ही अमाउंट हम कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा, सो कैपिटलाइजेशन रेट सबसे पहले निकालना पड़ेगा, दूसरी चीज़ एवरेज इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, फिर हमें अमाउंट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन ये करना पड़ेगा। अब कैपिटलाइजेशन रेट कैसे निकलता है, बोरोइंग कॉस्ट ऑन जनरल बोरिंग, मतलब जितना भी इंटरेस्ट लगा है वो हम लेंगे जनरल बोरिंग्स का, फिर डिनोमिनेटर में हमें क्या लेना है, वेटेड एवरेज ऑफ जनरल बोरिंग्स ड्यूरिंग द ईयर, इतना लेना है, फिर हमें कैपिटलाइजेशन रेट पड़ जाएगा। अब एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने सारी जनरल बोरिंग से हमारे कैपिटलाइजेशन रेट निकालना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, इंटरेस्ट यहाँ पे निकाला। ठीक है, अब ये डेट वाइज हमें इंटरेस्ट निकालना है, जैसे नॉर्मली हम निकालते हैं। ठीक है,
अब वेटेज एवरेज ऑफ बोरोइंग आउटस्टैंडिंग निकाल लेंगे। सो मंथ्स के हिसाब से हम बोरोइंग्स को डिवाइड कर देंगे, जितने भी आउटस्टैंडिंग मंथ्स बचेंगे फिर उससे जो अमाउंट आएगा उन सबका टोटल करने के बाद हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट डिवाइड बाई जो वेटेड एवरेज बोरोइंग आउटस्टैंडिंग है उससे डिवाइड कर देंगे, कैपिटलाइजेशन रेट आ जाएगा। ये क्वेश्चन है तो जिसमें स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक मीन्स जनरल बोरोइंग्स दोनों दी गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस जो कि बिल्डिंग प्रोजेक्ट में है वो भी दिया गया है, और ये बिल्डिंग कब कंप्लीट हो रही है, 31 दिसंबर 2024 को कंप्लीट हो रही है। अब इसमें क्या करना है, जो स्पेसिफिक बोरिंग्स है उसके लिए बोरिंग कॉस्ट अलग से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले, फिर जनरल बोरिंग्स के लिए आपको डेट वाइज देख के करना पड़ेगा। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कमेंट करके आपको आंसर्स बताने हैं। सो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा एक्यूमुलेटेड एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर उसके बाद वेटेड एवरेज बोरिंग कॉस्ट, कैपिटलाइजेशन रेट, इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, और जो पीएनएल में ट्रांसफर है वो बिल्डिंग का अमाउंट बताना पड़ेगा 31 दिसंबर को, और फिर एक जर्नल एंट्री भी पास करनी पड़ेगी। अब अगर आपको ये रिवीजन अच्छा लगा हो, इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों में शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। और अगला कौन सा आपको रिवीजन चाहिए वो भी बताइएगा। बाय।